मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रीड एंड राइट विद सौरभ शुक्ला में। मित्रों, हमने पासेस से संबंधित जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट थे, प्रश्न थे, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब मैंने आप सभी के लिए यूपी टेट 2022 के गणित प्राथमिक स्तर का संपूर्ण हल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें 30 के 30 नंबर गेन करने में, प्राप्त करने में किस तरह की युक्ति हमें अपनानी होगी। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक पूछा है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। ये हमारा पॉलीगन का सवाल है। पॉलीगन में 3 से 4 फार्मूले होते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब हम पॉलीगन का सेक्शन मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे प्रश्नों को और सारे तथ्यों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, अंतःकोणों का योग पूछा है। यहाँ पर पंचभुज का मतलब इसमें 5 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है अंतःकोणों का। अंतःकोण का मतलब इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री n-2। जहाँ पर n यहाँ पर भुजाओं की संख्या होती है, यहाँ पर पंचभुज है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। इसको यहाँ पर पुट करेंगे 180, 5 - 2 ये हो जाएगा 3, ये हो गया 180 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 540 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने यूपी टेट 2022 कि जो गणित का प्राथमिक स्तर का पेपर है उसे यहाँ पर हम बैठ के सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि यदि a/3, b/4 और c/7 है तो a + b + c/c का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है √2, 1/√7, 2 और 7। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ये सवाल हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का है। रेशियो प्रोपोर्शन के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। जो हमारी गणित का सेक्शन रहेगा उसकी मैं प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा। हर एक टॉपिक उसमें बेहतरीन तरीके से आपको डिस्क्राइब करके समझाया जाएगा और उस पर प्रश्न भी करवाए जाएंगे। लेकिन हम सीधे प्रश्न पर आते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए मित्रों सबसे पहले a/3 जो दे रखा है हमें, b/4 और c/7 इसके बराबर हम इसका k मान लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7k। अब हमारा जो दे रखा है वो है a + b और +c/c। ये सारी वैल्यूज़ को उठाकर इसमें हम पुट करेंगे तो 3k + 4k + 7k / 7k। k सभी में आ रहा है तो वो कट जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे 7 4 11 3 14k / 7k। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। हमारा जो आंसर होगा a + b + c/c का मान वो 2 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। एग्जाम में पूछा गया था यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सामान्य साल से यानी सामान्य ईयर से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो हमारा एक दिन का बढ़ोतरी होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 में अगर हम जाते हैं तो हमारा एक दिन का बढ़ोतरी होता है। अगर यहाँ पर शनिवार था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। 1992 में हमारा लीप ईयर है। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो 2 दिन की बढ़ोतरी होगी। ये हमारा ध्यान देने योग्य बात है। अब हम आइए अपने प्रश्न पर चलते हैं। 5 जनवरी 1992 तक हम पहुंच चुके हैं।
अब हमें पहुंचना है 3 मार्च 1992 पर। तो 5 जनवरी को अगर रविवार था तो जनवरी में रविवार और किस किस तारीख में पड़ेगा? 5 जनवरी से फिर 7 दिन और जोड़ेंगे तो 12 को पड़ेगा, फिर 19 को पड़ेगा और फिर 26 जनवरी को पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब 26 जनवरी को हमारा रविवार पड़ चुका है, तो 26 जनवरी के आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा रविवार कब पड़ेगा? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को फरवरी माह में हमारा रविवार होगा। अब फरवरी माह में रविवार किस किस तारीख में पड़ेगा? 2 फरवरी को पड़ा तो 7 दिन बाद 9 फरवरी को पड़ेगा, फिर 16 तारीख को पड़ेगा 16 फेब को, और फिर 23 फेब को हमारा रविवार पड़ेगा। अब 23 ये फरवरी का महीना है, लीप ईयर है, क्योंकि इसे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो लीप ईयर में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। तो 23 फरवरी को अगर रविवार था तो 23/7 यानी 1 मार्च को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। हम 1 मार्च पे पहुंच गए मित्रों। यहां का सेक्शन में थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब हम 1 मार्च को अगर रविवार है हमारा, तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा मित्रों? रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। ये 2 तारीख को पड़ेगा, 2 मार्च को, और फिर 3 मार्च को क्या पड़ेगा? मंगलवार। और हमारे प्रश्न में पूछा था 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, हल कीजिए। एक व्यंजक दिया है, उसे हमें सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, ये मझला ब्रैकेट है, और ये छोटा ब्रैकेट है। अब इसमें जो छोटे ब्रैकेट के अंदर सब जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, फिर मझले ब्रैकेट पे आते हैं, और फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट पे आते हैं। तो यहाँ पर बीच में डिवाइड का निशान भी दिया हुआ है, तो कुछ इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब माइनस का पावर होता है ऊपर, तो वो चीज़ें 1/समथिंग में जाती हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब निगेटिव पावर होती है तो वो उसे इनवर्स पावर कहते हैं, और वो हमारा 1 के नीचे हर में या डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आइए इस प्रश्न को करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/1/3 के पावर 3 माइनस 1/1/4 के पावर 2 डिवाइड बाई 1/1/4 के पावर 3। कुछ इस तरह लिख सकते हैं इसे। 1/1/3 इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 माइनस 4 के पावर 2 अपॉन 4 टू पावर 3। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ये हमारा पेपर का सेक्शन है। जब हम इस टॉपिक को मैथ में अलग से एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ में समझाएंगे आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 के पावर 3 है तो 27 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हमारा 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। 27 में से 16 हम घटाएंगे तो 11 आएगा, और नीचे हमारा 64 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? ये संख्या पद्धति का प्रश्न है मित्रों। इसमें क्या करना है कि सीधे ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन से क्लिक करना है और हमें अपना आंसर टिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे, अगर हम ऑप्शन देखें तो 9 और 4 उपस्थित हैं, और वो हमारा इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अगर हम इसका अंतर करें 9 - 4 तो वो 5 आता है, और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 36 आता है। और इनका अगर मैं व्युत्क्रम कर दूं 1/4 1/9, इसका डिफरेंस निकालना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 9 - 4/36 इज इक्वल टू 5/36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कह रहा है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है।
किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे लगाएंगे इसे। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाप गुणे ऊंचाई के बराबर होगा। अब यहां पर दे रखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर हम इसको x मान लें तो ये हमारा हो जाएगा 2x। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ हमको मिल गई कितनी, 2x, और हमारा ब्रेथ कितना हो गया, x। तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो 2l + b इंटू h के बराबर होता है। और जो हमारा परिमाप है वो हमारा 660 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। यहाँ पर 2l + b, l की वैल्यू कितनी है, 2x है, b की वैल्यू x है, तो ये क्या हो गया 3x इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 11 मीटर। प्रश्न में ऊंचाई 11 मीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 660 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। आइए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 660 अपॉन इंटू 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से 10 आ गई। तो हमने लंबाई और चौड़ाई जो x और 2x मानी थी वो हमारी कितनी हो जाएगी, l बराबर 20 हो जाएगा और ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो हमारा प्रश्न ने पूछा है कि उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो छत हमारा किसका, रेक्टेंगल के आकार का होता है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो l इंटू बी के बराबर होता है। तो l कितना है 20 और ये 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। जिसमें व्यंजक दे रखा है हमारा 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312। बहुत आसान सवाल है मित्रों, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है। 8 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 48 आएगा। 9 और 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा मित्रों, 18 आएगा। लास्ट में यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। और लास्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है, 4, तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमारा दे रखा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, वर्ग है जिसकी साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है। उसका अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड एक दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर की है। इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमारा साइड का स्क्वायर होती है। साइड की वैल्यू अगर हम 8 रखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 64 cm स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारा इतना निकल गया। अब ये दे रखा है जो ये एरिया आया है स्क्वायर का वो एक रेक्टेंगल के बराबर है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर हमारी दे रखी है। तो यहां पर अगर हम ये देखें बेटू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने यहां पे निकाल लिया है 64 और इसका क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमें लंबाई यहां पे दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हमको निकालनी है। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 64 को अगर हम 16 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर
और यही इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि 12, 10, 12 को 12 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा कितना होगा। आइए देखते हैं। अगर मैं 12 से इसको भाग करूं, संख्या है 12, 10, 12, तो हमारा शेषफल कितना आएगा। आइए देखते हैं। 12 एकम 12, ये हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 उतारा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तब ये 10 उतारेंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तब ये 1 उतारेंगे। 12 8 96 होता है, तो ये 5 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 नीचे आएगा। 12 चौके 48 जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 4 आएगा, जो हमारा रिमाइंडर है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। अगर हम आकृति बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया और इसी पर एक भुजा कॉमन करके हमने एक वर्ग डिजाइन कर दिया, स्क्वायर डिजाइन कर दिया। ये मान लिया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। इसमें से दे रखा है कि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ पर हम मान लिया कि ये एक 4/3 सेंटीमीटर की है। तो जो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 4/3, ये भी 4/3, और वर्ग की भी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये भी 4/3 होगा, ये भी 4/3 होगा और ये भी 4/3 होगा। अब देखिए बेटा, आकृति जो बनी है उसका परिमाप हमें निकालना है। परिमाप मतलब चारों ओर की माप निकालनी है। यहाँ पर 4/3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। जो बंद आकृति बन रही है इस तरह की कुछ, ये इसी का हमको परिमाप निकालना है। तो ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है और ये भी 4/3 है। तो 4/3 बेटा कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 4/3 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20/3 या 6 सही 2/3। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो ये हमारा समय बहुत बर्बाद करेगा एग्जाम में, लेकिन ऐसे प्रश्नों को सबसे आसान तरीका है लगाने का कि इनका ऑप्शन पकड़ें और ऑप्शन से ही इसको समाप्त कर दें। आइए देखते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। इसमें से ऐसा ऑप्शन हमको चुनना है कि वो हमारी कंडीशन फुलफिल कर दे। देखते हैं, हम ऑप्शन सी को उठाएंगे जो देखने में लग रहा है कि कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। आइए चेक करते हैं। 14 और 5 बड़ी संख्या का 2 गुना, अगर मैं इसका 2 गुना करता हूं तो ये 28 हो जाती है, और छोटी संख्या के 5 गुने यानी इसका 5 गुना 25 आ जाएगा और प्लस 3 ज़्यादा है तो ये भी 28 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई मित्रों। दूसरी भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। बड़ी संख्या के 4 गुने 14 है और 5 है, इसका अगर हम 4 गुना करते हैं तो 56 हो जाएगी, और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या का 3 गुना यानी ये 15 हो जाएगी। अगर हम इसका योग करें तो ये 71 हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 1 सेकंड में हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा, इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा 14 और 5 सही हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में पूछा गया था कि 50 से छोटे धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा था 14, 25, 16, 15। तो देखिए दोस्तों, 50 से छोटे यानी कि 50 से छोटे हों और पॉजिटिव इंटीजर्स हों और अभाज्य हों,
जो अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं से या 1 से डिवाइड होती है। तो आइए देखते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अगर हम 1 से 10 के बीच में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसकी संख्या कितनी होगी दोस्तों? 4 हो गई। 11 से 20 के बीच में अगर बात करें तो 11, 13, 17 और 19, ये भी 4 हो गए। 21 से 30 के बीच में अगर हम बात करें तो 23 और 29 केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं। 31 से 40 के बीच में अगर देखें तो 31 और 37 ये भी 2 ही संख्या है। और 41 से 50 के बीच में अगर देखें तो 41, 43 और 47 ये 3 संख्याएं हैं। अगर हम इसको जोड़ लें 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15, तो 15 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, धन पूर्णांक है और 50 से छोटी भी हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि 16,075 को यदि किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो हमारा क्वोशंट यानी भागफल हमारा 167 तथा रिमाइंडर हमारा 43 प्राप्त होता है। तो हमारा डिवाइजर यानी भाजक क्या होगा? चलिए इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, क्योंकि जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का इक्वल होता है। हिंदी में अगर समझें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। तो आइए हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा बेटा? 16,075 इज इक्वल टू डिवाइजर हमको पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। क्वोशंट हमारा क्या है? 167 है और रिमाइंडर हमारा 43 है। 43 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 16,075 माइनस 43 इज इक्वल टू x इंटू 167। इसको हम माइनस करेंगे 2, 3, 16,032 इज इक्वल टू x इंटू 167 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 16,032 बटे 167। इसको डिवाइड करेंगे तो 96 के बराबर आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर हम खींचते हैं तो पाते हैं कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में हमारा है। तो खंभे की पूरी माप क्या होगी? ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन से पिक करके आंसर पे टिक कर दीजिए। यह आपका समय भी बचाता है और आपकी एक्यूरेसी भी एकदम करेक्ट रहती है। यहाँ पर 4/7 भाग है। हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। तो 7 की वैल्यू अगर हम ऑप्शन में से पिक करें तो 7 से डिविजिबल केवल एक ही संख्या है 21, और बाकी सारे ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाते हैं। तो आंसर तो हमारा मिल गया 21 मीटर ही पूरे खंभे की माप होगी। लेकिन आइए हम इसे चेक करते हैं। जब हमने 4/7 यानी 7 को 21 के बराबर माना, ऑप्शन ए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों? 3 आ गई। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 12 मीटर खंभा अभी जमीन में धंसा हुआ है, कीचड़ में धंसा हुआ है। जब इसका 1/3 भाग ऊपर खींचा जाता है यानी 1 की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 को 3 से भाग करने पर 1 आएगा और 1 मीटर का जो खंभा है वो हमारा बाहर खींचा जाता है। तब भी ये मिलता है कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो हम टोटल अगर सम कर दें 12 ये, 1 मीटर ये और प्लस जो बचा खंभे का भाग 8 मीटर, 12, 1 13 और 8 21 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया और हमारा आंसर हमको मिल गया 21 मीटर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है 7 + 2√10 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमको ध्यान देना है कि ये हमारा वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है, यानी कि 7 + 2√10, इसमें से इसको भी हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये किसका वर्ग है। आइए देखते हैं, क्या 6 + 1 का ये वर्ग है? नहीं है। 2 + √5 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर a = अगर मैं 2 रखूँ
और b इज इक्वल टू √5 रखूँ, तो क्या ये वैल्यू फुलफिल हो रही है? a स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि ये 7 के बराबर नहीं होता है। आइए सी ऑप्शन चेक करते हैं। a की वैल्यू अगर मैं √2 रखूं और b की वैल्यू √5 रखूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर तो ये √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √5 ये होगा। √2 का स्क्वायर 2 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 5 √2 और √5 का मल्टीप्लिकेशन √10, 5 और 2 7 प्लस 2 √10 चेक हो गया। ये हमारा √2 प्लस √5 का स्क्वायर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है √3, 3 √4, 4 √5 को हमें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसमें सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारे ऑप्शन है A, B, C, D। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। √3 है, 3 √4 है और 4 √5 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 to the power 1/2, 4 to the power 1/3, 5 to the power 1/4। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, 3 है, 4 है। इसको अगर हम बराबर करना चाहें, मतलब बराबर करने का मतलब ये है कि इसको रेशियो फॉर्म से हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा ये। आइए इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम ले लें, 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा बच्चों 12। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाने के बाद में इस पावर में हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 to the power 1/3 इंटू 12 हो जाएगा और 5 to the power 1/4 इंटू 12 हो जाएगा। ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 6 टाइम्स जाएगा। तो 3 to the power 6 आ जाएगा, 4 to the power 4 आ जाएगा और 5 to the power 3 आ जाएगा। 3 to the power 6 की वैल्यू क्या होती है 729 होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 256 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। 3 को हम 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 256 आ जाएगा और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू 729 है, फिर उससे छोटी 256 है और लास्ट में सबसे छोटी क्या है 125 है। तो हमें छोटे से बड़े के क्रम में चलना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चों 4√5। छोटे से बड़े के क्रम में चलना है, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा 4√5 आ गया, फिर उससे बड़ा 3√4 आ गया, ये देखिए, और सबसे बड़ा क्या आ गया √3 आ गया। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा एग्जाम में एक प्रश्न आया था, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो तो ऑप्शन जो A, B, C, D दे रखे हैं इसमें से ये जो कंडीशंस दे रखी हैं उसे चेक करना था कि कौन सी कंडीशन हमारी सही है। इसके लिए जो हमें प्रश्न में दिया है बच्चों अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन GM G दे रखा है और हार्मोनिक मीन HM हमारा H दे रखा है। अगर हम मान लें कि कोई दो नंबर है A और B जो कि पॉजिटिव नंबर होने चाहिए तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों A प्लस B/2, G की वैल्यू हो जाएगी √AB और H की वैल्यू हो जाएगी 2AB/A प्लस B। अगर हम इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लें तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो देखते हैं क्या होगा A माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस B/2 माइनस √AB। आगे सॉल्व करें इसे तो A माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस B माइनस 2√AB/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर
-2√AB अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस जी इज इक्वल टू √a का होल स्क्वायर √a माइनस √b का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, a और b की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। आप अगर इसको चेक करेंगे तो आप चेक कर भी सकते हैं कि ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के बराबर हो जाएगा। तो a हमारा क्या हो जाएगा, g से बड़ा हो जाएगा। अब हम आइए इस पे देखते हैं कि a हमारा किस ऑप्शन में g से बड़ा है। यहाँ पर a g से छोटा है, गलत हो गया। यहाँ पर a हमारा h से बड़ा है और h हमारा g से बड़ा है। कभी भी हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं a हमारा g से बड़ा है, ठीक है, और g हमारा हार्मोनिक मीन से h से भी बड़ा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में, आंकड़ों के दोनों छोरों से अगर प्रेक्षण हटा दिया जाए, मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये हमारे आंकड़े हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी मापक प्रभावित होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी जो मेजरमेंट वैल्यू है वो हमारी प्रभावित होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है माध्य और माध्यक, बहुलक और माध्य। ऑप्शन ए है हमारा माध्य और माध्यक, मीन एंड मीडियन। बी है हमारा बहुलक और माध्यक। सी है हमारा माध्य और बहुलक, और डी है हमारा माध्य, माध्यक, बहुलक। देखिए दोस्तों, अगर हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं मैं, अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ से हटा है तो हमारी तीनों ही चीजें प्रभावित होंगी, ना कि माध्य और माध्यक केवल प्रभावित होगा, ना कि बहुलक और माध्यक केवल प्रभावित होगा, ना माध्य और बहुलक केवल प्रभावित होगा, जबकि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही चीजें प्रभावित होंगी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये पूछा गया था कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। यहाँ पर यह ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। ये त्रिभुज की तीनों साइडें हैं दोस्तों, ये है, और इसके बाद में ये पूछा है कि इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ये चेक करना है कि किस ऑप्शन से हमारा ट्रायंगल बनेगा और किससे नहीं बनेगा। देखिए बच्चों, ट्रायंगल जैसे मान लिया हमने ये ए बी सी है हमारा, ए बी और सी, इसकी ये साइड मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। किसी भी ट्रायंगल के बनने के लिए एक कंडीशन है, एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम यहाँ पर समझेंगे कि त्रिभुज या ट्रायंगल की जो दो साइडें हैं उसका सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर हम ए और बी लेते हैं बच्चों, a प्लस बी का सम हमेशा c से बड़ा होना चाहिए। अगर b और c लेंगे हम तो b प्लस c का सम हमेशा a से बड़ा होना चाहिए। और अगर a और c हम लेते हैं तो बच्चों a और c अगर लेते हैं तो b से हमेशा इसका सम बड़ा होना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन में किस ऑप्शन में हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है। अगर मैं 6 और 3 लूँ, 6 3 9 हो गया, 3 से ये बड़ा हो गया, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 6 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा कब जाएगा। इसको जोड़ें 6.3, 5.9, 4.6, 6 और 5 11 हो गया जो 4 से बड़ा है,
5 और 4 9 हो गए जो 6 से बड़ा है, 6 और 4 10 हो गए जो 5.9 से बड़ा है। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। इसको भी देख लें, 6.5 सेंटीमीटर, ये mm में दे दिया, ये cm यानी सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू होती है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। और इसको भी चेक कर लेंगे, 3.5, 9.2, 5.3, 9 3 12 जो 5 से बड़ा है, ठीक है। 9 5 14 जो 3 से बड़ा है वो भी ठीक है, लेकिन 5.3 और 3.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 जो 9.2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें दिया है, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। मतलब मीन हमको दे रखा है, उसका हमें मीडियन निकालना है। आइए देखते हैं कि मीन निकालते कैसे हैं। जो मीन होता है दोस्तों, मीन मीन्स माध्य, वो होता है हमारा सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स। अब जो हमारी सीरीज दे रखी है मुझे, वो हमारी है 5 7 7 8 x 5 4 3 1 2। देखिए दोस्तों, ये हमको दे रखा है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4.5 और हमें सम ऑफ द टर्म्स निकालना है। तो आइए हम इसको ऐड कर लेते हैं। 5 7 7 5 12 7 19 27 5 32 4 36 3 39 1 40 2 42 42 प्लस x बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म्स की संख्या 10 है और इसका सम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 42 प्लस एक्स। 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 और इसके इक्वल क्या हो जाएगा 42 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। ये हमारा मीन दे रखा था 4.5, जिससे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मैं ऊपर की चीजें रब कर देता हूं दोस्तों। तो हमारी जो सीरीज बन जाएगी वो 5 7 7 8 3, जिस x की वैल्यू हमने निकाली है वो हो जाएगा 5 4 3 1 2। ये हमारी सीरीज हो गई। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, इस पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। तो आइए हम इसको रीअरेंज करते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है बेटा, 1 है। उसके बाद में कौन सी है, 2 है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सी संख्या बची, 3 और 3, यहां पर 2 बार है, 3 3, ये भी खत्म हो गया। 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 4 आएगी। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 5 आएगी। फिर इसके बाद में 5 यहां भी है तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। 7 यहां पर 2 बार है और उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। ये हमारा सीरीज रीअरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। यहां पर हम गिन लेते हैं क्या हमारी संख्याएं बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या भी हमारी टर्म्स की बराबर है। नीचे की चीजें हटा देता हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, इधर भी 4 अंक है और इधर भी 4 अंक है। बीच में क्या आ रहा है हमारा, 4 और 5। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन में जब हमारा बीच में 4 और 5 आ रहा है तो इसके मिड की कोई संख्या होगी जो हमारा मीडियन होगी। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करके इसको 2 से भाग कर देंगे तो 9/2 होगा और ये 4.5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, 10 to the power 3x की वैल्यू अगर 125 है तो हमको 10 to the power -2x की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इसे। हमें दे रखा है 10 to the power 3x = 125। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पे जब पावर चढ़ाई जाती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। तो
और जब पावर को हम RHS साइड में LHS से RHS भेजते हैं तो 1 के फॉर्म में हो जाती है। ये दोनों बहुत बेसिक नियम हैं, ये पावर के नियम हैं। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 125 के पावर 1/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं 10 टू द पावर -2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 2x, और इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। 10 टू पावर x की वैल्यू हमने क्या निकाली है बच्चों, 5 निकाली है। यहाँ पर 5 लिख देंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/25। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यही करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक प्रश्न आया था कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। देखिए मित्रों, इसमें 20वीं सदी के बारे में पूछा है, तो सबसे लेटेस्ट में जो हमारे गणितज्ञ रहे हैं वो चारों ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, जो 20वीं सदी के हैं और प्रतिभावान गणितज्ञ भी थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन। यूपी टेट 2022 के गणित के प्राथमिक स्तर के परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न थे मैथमेटिक्स सेक्शन में, उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। देखिए मित्रों, इसको लगाने के एक तो फार्मूला बेस्ड है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि फार्मूले इम्तिहान में इतने सारे प्रश्न होते हैं कि अगर हम फार्मूले याद करेंगे तो हमारा प्रश्न गलत भी हो सकता है और हमारे ध्यान से उतर भी सकता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, कोई फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। हम एक घन का एक फलक बनाएंगे। बोला है ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर का इसको कर देते हैं। इसमें से 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब वाले घनों को काटा गया है, तो ठीक है, कितने कटेंगे इसमें, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब 5 वर्टिकल और 5 हॉरिजेंटल। 1 2 3 4 5 बन गया हमारा। अब ये पूछा है कि कितने फलक ऐसे होंगे जिन पर केवल एक बार रंग लगा होगा, 2 या 3 इस फलकों पर रंग नहीं होगा। देखिए मित्रों, घन का आकार होता है हमारा कुछ इस तरह का, तो इसके एक फलक ये है, एक फलक ये है, और घन में हम जानते हैं कि हमारे 6 फलक होते हैं। तो आगे पीछे जो कोने पे हैं उनमें तो रंग लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे जिनके केवल एक फलक पर रंग होगा। वो डिब्बे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फलक ऐसे होंगे जिन पर केवल एक साइड में रंग होगा और अदर साइड में रंग नहीं होगा, क्योंकि वह अंदर के हिस्से में होंगे। हम जानते हैं कि एक घन में कितने फलक होते हैं, हमारे 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यहाँ पर हम एक फलक का चित्र बनाकर देख चुके हैं, तो यहाँ पर कितने फलक ऐसे आ रहे हैं घन के जो केवल एक साइड से रंगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 एक सिरे पर हैं तो 6 फलकों में कितने हो जाएंगे, 9 × 6 = 54। हमारा 54 फलक ऐसा होगा जो केवल एक सिरे से रंगा होगा, और इसमें जो ऑप्शन 54 होगा वही हमारा सही होगा। इस प्रश्न को हम इस भांति भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होता है, यदि एक सतह पे रंग के बारे में पूछा हो जिसकी एक सतह केवल रंगी हो, तो इसका प्रश्न होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि ये पंचभुज है, तो 6 5 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 और 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 × 6 = 54। इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा कि 54 ऐसे सतह होंगे जिस पर केवल एक साइड में रंग होगा। अब अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जब हमारा मैथ का सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे उसमें कि मैथ में टाइम एंड वर्क
और पाइप सिस्टम, ये सब के प्रश्न कैसे किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए इसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में खत्म कर देगा। देखिए मित्रों, इसको लगाने का एक आसान सा तरीका है, ना कोई फॉर्मूला रटना है, ना कोई कॉन्सेप्ट समझना है, बस इसका यूनिटरी मेथड जो हमारा है उसी पे हमें इसको सवाल को खत्म कर देना है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं, बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं मित्रों, 15 दिनों में करते हैं। फिर सी और ए इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, 12, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं मित्रों तो आएगा 60। एलसीएम एचसीएफ भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। 12 पंचे 60, 12 से अगर हम इसको 60 को भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। देखिए मित्रों, जब हम दिनों का एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दिनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलता है हमारा टोटल वर्क, और जब टोटल वर्क हमको मिल गया, जब दिनों से टोटल वर्क को हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है हमारी एफिशिएंसी यानी क्षमता। यानी ए और बी अगर मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो ये पक्का है कि प्रतिदिन वो 5 यूनिट काम करेंगे, तभी 60 यूनिट काम वो 12 दिनों में खत्म करेंगे। सेम इसी तरह बी और सी हैं, अगर वो 15 दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं तो पर डे वो 4 यूनिट काम खत्म करेंगे, तभी वो 15 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट कर पाएंगे। सेम इसी तरह सी और ए के साथ में है कि 20 दिन में अगर वो किसी काम को खत्म कर रहे हैं, 60 यूनिट काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 3 काम खत्म करेंगे, 3 यूनिट, तभी वो 60 काम 20 दिन में खत्म कर पाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। यदि आपने प्रश्न पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करना चाहूँगा, थोड़ा सा जगह बनाना चाहूँगा आगे के कंप्लीशन के लिए। आइए ध्यान देते हैं। अब अगर मैं जोड़ूं इनको, यहाँ पर A है, यहाँ भी A है, यहाँ पे B है, यहाँ भी B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पर A B C की संख्या कितनी हो गई, 2A + B + C। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। अगर हम A B C के दोगुने की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा कितना निकल के आया, 12। यानी 2ABC की वैल्यू 12 है, 2 6 टाइम जाएगा, A + B + C की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, 6 आ गई। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है कि A कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर B और C को अगर हम यहाँ पे रख देंगे, B और C की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, तो हमारा A अपने आप यहाँ पर ये बता देगा कि उसकी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। A के बाद में B और C की कंबाइंड वैल्यू 4 है और ये 6 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाएगा, 6 - 4 होगा और ये निकल के आएगा 2। तो A की एफिशिएंसी हमको मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। अब अगर A हमारा एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 60 यूनिट काम कितने दिनों में खत्म कर देगा। A हमारा 60 यूनिट काम 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से अगर काम करता है तो 60 यूनिट काम कितने दिनों में खत्म कर देगा, 30 दिनों में। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी और हमारा 30 दिन वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 99 से विभाजित होगी। देखिए 99 है, अगर 99 पूछा है तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका डिविजिबिलिटी का रूल अलग अलग होता है। जो 99 है मित्रों, वो 11 से भी तो डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, और 11 से विभाजिता का नियम हमको पता है, तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो 99 से विभाजित होगी वो 11 से विभाजित होगी, और 11 से विभाजित होने का जो नियम है वो ये है कि सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस
नंबर्स शुड बी 0 और 11। ये इसका नियम है मित्रों कि जो ऑड प्लेस पर नंबर है यानी विषम प्लेस पर जो नंबर है और जो सम प्लेस पर नंबर है यानी कि जो इवन प्लेस पर नंबर है उनका दोनों का डिफरेंस 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। तो आइए इसे हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहला ही ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पर ऑड प्लेस के नंबर कौन से हैं? पहला नंबर, ये नंबर और ये नंबर। तो 5 + 3 और +1 माइनस इवन प्लेस के नंबर कौन से हैं? 1 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 6 हो गया, यानी कि 4 + 4 और +1। 5 3 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 9 में से 9 घटाया 0, 0 हमारा इस कंडीशन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में पूछा गया था कि पाई क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य है या अपरिमेय है? आइए देखते हैं क्या होती है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। अगर हम 7 से 22 को भाग करें दोस्तों तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, 21। इसमें एक शेष बचेगा, फिर ये हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स और ये 28 आएगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा और ये 14 हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचेगा। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती चली जाएगी, ये कभी बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये कंटिन्यूअस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। जो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर की कंडीशन है जिसे ये फुलफिल कर रहा है, तो हमारा पाई क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? यहाँ पर ये दे रखा है कि जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का एसपी का कितना है बेटा? 3/2 है। तो सीपी और एसपी का हम अगर रेशियो निकालें बेटा तो कितना आएगा? 3:2। यानी कि 3 में चीज़ खरीदी गई थी, 3 में चीज़ खरीदी गई थी और बेची कितने में गई? सीपी और एसपी। 3 की चीज़ बेची गई कितने रुपए में? 2 रुपये में। तो यहाँ पर कितने रुपए का हानि हुआ बेटा? 1 रुपये का। 1 रुपये का हानि जो है वो किस पे हुआ? 3 पर। तो 100 पर कितना होगा बेटा? 33 सही 1/3% हानि हो जाएगी। आया समझ में? सभी को क्लियर होगा? बहुत ही आसान प्रश्न था ये। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर सीपी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, सीपी एसपी का 3/2 है, तो एसपी को हम इसके नीचे ले आए तो सीपी और एसपी का हमें रेशियो मिल गया। सीपी हमारा कितना आ गया? 3 आ गया, एसपी हमारा 2 आ गया। 3 रुपए की चीज़ 2 रुपए में बेची गई तो 1 रुपये का लॉस हुआ। 1 रुपये का लॉस कितने रुपए पर हुआ है? 3 रुपये पर हुआ है। तो 100 में कितना होगा बेटा? 33 सही 1/3% होगा और ये हमारी हानि हो जाएगी और ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसके मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट हमारे DEF हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB और C। इसके सेंटर पॉइंट्स क्रमशः D, E और F हैं। इसको भी हम मिला देते हैं ऐसे। देखिए बेटा, ये हमारा त्रिभुज ABC है, ABC है और ये हमारा एक त्रिभुज DEF है। अगर हम बात करें तो यहां पर सभी त्रिभुजों की अगर यूनिटरी मेथड से बात करूं तो एरिया क्या है? सबका बराबर है। तो 1 1 1 1 यहां पर इसका एरिया अगर मैं मान लूं तो लगभग सारे त्रिभुजों का
एरिया सेम होगा क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर है ये, और उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद में भी हमारा जो त्रिभुज बनता है वो भी एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, सभी की बराबर हो जाएगी, एक हमने मान लिया है। अब देखते हैं कि अगर मैं त्रिभुज DEF के बारे में बात करूं, DEF यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, और ये किसके अंदर है मित्रों, त्रिभुज ABC के अंदर है। तो DEF हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ त्रिभुज ABC, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया है दोस्तों, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो थ्योरी दी थी उसका श्रेय मिस्टर R.A. फिशर को जाता है। ये महान गणितज्ञ हैं दोस्तों, यही हमारा सही उत्तर होगा। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि 14/33 है, 14/33, 42/55 और 21/22 का हमको HCF निकालना था। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। देखिए मित्रों, जब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी संख्या दी गई होती है तो उसका HCF निकालने का तरीका होता है HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर, मतलब अंश का, HCF अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि हर का हमको LCM लेना पड़ेगा। तो HCF निकालने का तरीका ये है कि अंश का हमको निकालना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये संख्या हम लेते हैं। तो 14 से हम 21 को अगर हम भाग करेंगे तो 14 एकम 14, 7 बचेगा, और ये जो बचा उससे हम 42 को भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा HCF निकल के आ गया मित्रों 7 ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या करना होता है, 33, 55, 22। LCM निकालने का तरीका है कि सबसे छोटी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर मैं 11 ले लूँ तो ये 3 बार, ये 5 बार और ये 2 बार कट जाएंगे। फिर 2 लेंगे तो 3 और 5, फिर ये 1 हो जाएगा। फिर 3 लेंगे, 3 5 1 हो जाएगा, और 5 लेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM कितना आ गया मित्रों, 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 11 दूना 22, 5 या 15, 330। 330 हमारा LCM आ गया। अब देखिए मित्रों, जो हमारा ये फॉर्मूला था उसी में इस वैल्यू को उठा के रख देते। इसको मैं रब कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, HCF कितना आया था मित्रों, 7 आया था, LCM कितना आया, 330 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा।